बताइए। देखिए, गणित में आपके पूरे में से पूरे स्कोर आते हैं अगर आप अच्छे से एनसीईआरटी का गणित को पढ़ लेते हैं। हम एनसीईआरटी के गणित की अगर बात करें तो सबसे पहले एक टॉपिक होता है जिसकी शुरुआत अपन आज से करेंगे और वो है आपका नंबर्स, जिसको हम कहते हैं संख्याएं। नंबर्स मतलब संख्याएं। अगर हम नंबर्स को पढ़ें तो हम अगर फिफ्थ क्लास की एनसीईआरटी देखें वहां भी आपको देखने को मिलता है, सिक्स क्लास की एनसीईआरटी देखें वहां भी देखने को मिलता है, सेवंथ एट्थ ये टॉपिक आपका देखने को मिलेगा। वहां पे नंबर्स की अपनी अपनी अलग अलग जानकारियां मिलेंगी, नोट्स भी मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे आपके सेक्शन में, नोट्स अपलोड हो जाएंगे। अभी आज से सेक्शन बनाना शुरू किए हैं। देखो 15 तारीख को आपकी क्लास स्टार्ट हुई। अभी जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो आपकी फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ क्लास की एनसीईआरटी के कॉमन टॉपिक है। इसका मतलब ये जो कुछ क्लासेस रहेंगी, कुछ कॉमन क्लासेस रहेंगी, वो पेपर वन और पेपर टू दोनों के लिए रहेंगी। तो जो बच्चा पेपर वन और पेपर टू का है वो दोनों ही बच्चों के लिए ये क्लासेस है ना। कुछ टॉपिक होते हैं जो पेपर वन और पेपर टू में कॉमन होते हैं। जैसे अपन शुरुआत करेंगे ना फिफ्थ क्लास की एनसीईआरटी, उसके लिए बेटा आपको एनसीईआरटी को ओपन करके देखना पड़ेगा। आपको एनसीईआरटी के स्टार्टिंग वाले टॉपिक देखने पड़ेंगे जो कि आपको लगभग तीनों में सेम मिलने वाले हैं, उसी की शुरुआत हम करने वाले हैं। ओके, ठीक है। अगर हम बात करें नंबर्स की तो भाई संख्याओं की अगर हम बात करते हैं तो हमारे टॉपिक क्या दिखते हैं। हम अगर अपने टॉपिक्स को देखें, एनसीईआरटी के टॉपिक्स उठाएं तो वहां क्या लिखा रहता है, नोइंग योर नंबर, फॉर्मेशन योर नंबर, ऑपरेशन योर नंबर। समझ पा रहे हो? मतलब संख्या को पहचानना, संख्या को बनाना और संख्या का ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले तो भाई संख्याएं होती क्या हैं, संख्याएं हैं क्या, संख्याओं के कितने प्रकार हैं, ये सारी बातों का हम यहाँ पे पढ़ाई करते हैं। और चाहे पेपर वन के अंदर हो और चाहे पेपर टू के अंदर हो, आपका एक प्रश्न 100% आएगा। आप उठा के देख लो अपना पिछला पेपर, पेपर वन भी देखो चाहे पेपर टू देखो, आपको एक प्रश्न यहां से देखने को मिलेगा और जो कि एक स्टेटमेंट का सवाल होता है। ऐसे चार एक स्टेटमेंट आ जाएंगे, इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है ये ऐसे आपसे पूछ लेता है। तो शुरुआत किससे होती है, बेसिक कहां से स्टार्ट करते हैं, बेसिक आपका स्टार्ट करते हैं किससे, क्लासिफिकेशन से स्टार्ट करते हैं, जिसको हम वर्गीकरण कहते हैं। तो अगर हम संख्याओं की बात कर रहे हैं और बिल्कुल कॉमन क्लास है तो बच्चा इस बात को बिल्कुल ना परेशान हो कि ये पेपर वन के लिए या पेपर टू के लिए है। दिस इज अ कॉमन क्लास फॉर पेपर वन एंड पेपर टू। क्योंकि फिफ्थ सिक्स सेवंथ क्लास की एनसीईआरटी के जो स्टार्टिंग इनिशियल जो टॉपिक हैं वो दोनों ही क्लासेस में पढ़े जाते हैं और उनको दोनों ही बैचेस में हम चलाएंगे, पेपर वन और पेपर टू में। ज्यादा नहीं होंगी, कुछ क्लासेस होंगी जो कंबाइन होंगी आप दोनों के लिए, पेपर वन और पेपर टू के बच्चों के लिए। उसके बाद फिर सेपरेट हो जाएगी, पेपर वन की क्लास अलग चलेंगी, पेपर टू की क्लास अलग चलेंगी। ठीक है भाई। हिमांशी मैम आज से क्लास ले रही है। आज 9 बजे उनकी यूट्यूब पे भी सेशन है और डेमो क्लासेस है। उसके बाद 6 बजे से उनका सेशन चलेगा। तो 6 बजे से उनकी क्लास रहेगी, उसको हम स्केड्यूल में प्रॉपर मेंशन कर देंगे। रही नोट्स की बात, मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होगी, बहुत सारे बच्चे हमसे खफा भी होंगे, नाराज होंगे, शिकायत भी होगी। आप केवल और केवल थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अभी एक दिन हुआ है बैच को चालू हुए, 15 तारीख को था शुक्रवार। शनिवार रविवार का ऑफ रखते हैं हम लोग क्योंकि बच्चा जिससे प्रॉपर रिवीजन करे। नोटिफिकेशन की नीड नहीं होती क्योंकि हमारा स्केड्यूल चेंज नहीं होता। एक बार स्केड्यूल बन गया, अब आप सुचारू एक बार एप्लीकेशन पे आए हैं तो तसल्ली से देखिए, पढ़िए। एक बार अगर एप्लीकेशन पर आ गया, स्केड्यूल फिक्स है, देखो इतने बजे ये क्लास है, इतने बजे ये क्लास है, इतने बजे ये क्लास है, तो वो चेंज नहीं होती, वो फिक्स है। आपको पता है कि आपकी क्लास 12:45 पे आपकी गणित की क्लास होगी, सुबह 8:15 पे आपकी हिंदी की क्लास होगी, ये फिक्स है। अब इसमें कोई तो मंडे से लेके फ्राइडे तक फिक्स है, चलेगी। ठीक है भाई। हाँ, क्लास अगर कोई ऑफ हो रही होती है, अगर कोई क्लास ऑफ है तो उसका अलग से मेंशन किया जाता है कि देखो ये क्लास में ऑफ है, ये क्लास ऑफ है। ठीक है। स्केड्यूल कहां मिलेगा बता तो दिया बच्चों अभी आपको, बता दिया ना, बता दिया आपको, स्केड्यूल आपको मिलता है। देखो एप्लीकेशन बहुत ही सिंपल सी एप्लीकेशन है हमारी, है ना, बहुत ही छोटी सी नन्ही मुन्नी सी एप्लीकेशन है, कुछ है नहीं इसके अंदर ऐसा। ऊपर एक कैलेंडर बना होगा, उस कैलेंडर पे क्लिक करोगे आपको मिल जाएगा आपका स्केड्यूल, है ना भाई। ठीक है। अब बात कर रहे हैं हम नंबर्स की, तो हम बात करेंगे किसकी, क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन,
हम पहले ये समझें कि भाई ये संख्याएं क्या है, क्लासिफिकेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं वर्गीकरण, संख्याओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं और संख्याओं की अगर हम बात करते हैं, तो संख्याओं को हम दो बराबर भागों में तोड़ देते हैं। इस तरीके से पढ़ते हैं कि दो दो बराबर, हमने बोला कि भाई दो तरह की संख्याएं होती हैं। एक जिसको हमने क्या कह दिया, रियल नंबर, जिसको हमने हिंदी में कहा वास्तविक संख्या। ऐसी संख्याएं जो क्या हैं, वास्तविक हैं, वास्तविक संख्याएं। और एक हमने कह दिया इमेजिनरी नंबर, ऐसी संख्याएं जो काल्पनिक हैं, इमेजिनरी नंबर। ठीक है भाई, काल्पनिक संख्या, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। अब देखिए रियल नंबर क्या होते हैं। वास्तविक संख्याएं वह संख्याएं हैं जो आपकी नंबर लाइन, जब हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं, अपने स्कूल में भी जब हमने पढ़ा है, तो एनसीईआरटी जब हमने पढ़ा तो उसमें एक डेफिनेशन दी गई कि नंबर लाइन के ऊपर आने वाले जितने भी नंबर्स हैं वो सभी के सभी क्या कहलाएंगे, रियल कहलाएंगे। हम ऐसा कह सकते हैं कि भाई अनंत से लेके एक धनात्मक पॉजिटिव इंफिनिटी से लेके नेगेटिव इंफिनिटी तक जितने भी, आप मान के चलो एक छोर इंफिनिटी है जो कि प्लस का है और एक छोर नेगेटिव इंफिनिटी है, माइनस का है, इसके बीच में जितनी भी संख्याएं आ रही हैं, नंबर लाइन के ऊपर हमने जितनी भी संख्याएं रख दी, वो सभी की सभी क्या हैं, रियल नंबर हैं। उन्हें हम क्या कह देते हैं, रियल नंबर कहते हैं। और ये हो गई काल्पनिक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर। अब देखो इमेजिनरी नंबर का मतलब जो नंबर्स लाइन पे नहीं है। अब बात यह है कि ये आपके कभी भी सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन जब हम इसे पढ़ते हैं तो इसके साथ इसका वर्गीकरण पढ़ना पड़ता है। इमेजिनरी नंबर क्या होता है, इमेजिनरी नंबर को हम आई से डिनोट करते हैं और आई को हम बोलते हैं आयोटा। इसको हिंदी में भी आयोटा ही कहते हैं। आई का मान क्या होता है, आई का मान होता है अंडर रूट के अंदर एक नेगेटिव इंटीजर -1। अंडर रूट के अंदर हमने क्या कर दिया, एक नेगेटिव नंबर लिख दिया है, तो वो क्या कहलाएगा, वही हमारा आयोटा कहलाता है। इसको हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। आप बताओ अंडर रूट के अंदर कभी नेगेटिव देखा है? लेकिन गणित बनाने वालों ने, जिन्होंने गणित का निर्माण किया, जिन्होंने संख्याओं का वर्गीकरण किया, उन्होंने बताया कि भाई एक नंबर ऐसा हो सकता है। जैसे रियल नंबर के बारे में तो हमने ये कह दिया कि भाई क्या, कि एक भाई रेखा है, संख्याओं की रेखाओं पे जितनी भी ये जो संख्याएं होंगी ये सभी की सभी वास्तविक संख्याएं हैं। लेकिन जब वो गणित बना रहे थे तो उन्होंने कहा भाई एक संख्या ऐसी भी हो सकती है अंडर रूट के अंदर नेगेटिव, उसे क्या कहेंगे, तो उसे बोलेंगे काल्पनिक। ये हमने कल्पनाओं में बनाई। कल्पनाएं तो बहुत होती हैं, आपकी नहीं है क्या, बताओ, आपको नहीं है पसंद कोई? हर लड़का चाहता है कि उसको कैसी लड़की मिले, हैं? कैटरीना कैफ, पढ़ाई कर ले बेटे। तो अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो मैंने बोला भाई आई का स्क्वायर, तो अंडर रूट हट गया, तो ये क्या आया, आई स्क्वायर इज इक्वल टू नेगेटिव। ओके भाई, अब ये है कि ये क्या हो गया, आई हो गया, इमेजिनरी नंबर हो गया, और ये क्या हो गया, अपना एक रियल नंबर हो गया। हमने दो भागों में इसको तोड़ दिया। ये देखो, हमने दो भागों में तोड़ दिया। अब ये दो भागों में जब हमने इसको तोड़ा होगा, तो ये किसी ना किसी से तो टूटे होंगे। हमने दो भागों में इसको वर्गीकृत किया, तो ये किससे टूटा? तो आप बोलोगे सर ये एक नंबर से टूटा, जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ये आपके एग्जाम में आएगा नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हम कहते हैं सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को दो भागों में वर्गीकृत किया, एक हो गया रियल, एक हो गया इमेजिनरी। हमें साफ छोटा बच्चा बता देगा इसमें से अगर इन दोनों को बना रहे हैं तो इसका मतलब, कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है? कॉम्प्लेक्स का मतलब यह है रियल और इमेजिनरी को मिला दिया जाए तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, सम्मिश्र संख्या कहलाएगा। सर नोटिफिकेशन नहीं आता। तनु जी मेरी हाथ जोड़ के आपसे विनती है, नोटिफिकेशन के लिए ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है। और नोटिफिकेशन तो तब आएगा जब मैं आपसे कह रहा हूं, मैं 12:45 पर रोज मिलूंगा आपसे। अगर आप नोटिफिकेशन की बात करें तो उसमें कोई मजा आता है, बताओ? सुनो सुनो, क्लास होने वाली है, आ जाओ, ऐसा मजा आता है? ये टीवी का सीरियल है क्या? नोटिफिकेशन नहीं होता बेटे, साफ साफ एक स्केड्यूल छपा रहता है, कैलेंडर का आइकन है। मेरे को यार इस पर खोलना पड़ जाएगा, वरना मैं इस पर एप्लीकेशन ओपन करके तुम्हें दिखा देता।
कहाँ पे स्केड्यूल दिखेगा तुमको? ऐसा एक कैलेंडर बना होगा, ऐसा ऐसा एक तारीख तारीख कैलेंडर होगा और यहाँ पे घड़ी सी बनी होगी एक। ये आइकन आ रहा है कि नहीं आ रहा? इस पे क्लिक करोगे, आपका टाइम टेबल, आपका स्केड्यूल ओपन हो जाएगा। और ये तुम्हारा स्केड्यूल फिक्स होता है, चेंज नहीं होता। और इसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंज होता है तो वो इस पर मेंशन हो जाता है। आप इसको एक बार चेक कर लीजिए, बस इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा, है ना भाई? बताओ। जब पहले से ही फिक्स है, इतने बजे ये क्लास, इतने बजे ये क्लास, इतने बजे ये क्लास, तो वो इतने बजे होगी, उसका टाइम चेंज नहीं होता क्लास का। होता है भाई, यहाँ पे टाइम टेबल होता है, आप क्यों नहीं देख पा रहे हैं इसको? देखो, थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, थोड़ी सी तो मेहनत हम चाहते हैं, आप थोड़ी सी मेहनत कर लो, बस केवल टाइम टेबल देख लो, बाकी पढ़ाएंगे हम। अब आइए इस पे। कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब है रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का क्या होगा, कॉम्बिनेशन। अगर इन दोनों को जोड़ दें तो जोड़ने के बाद जो संख्या बनेगी वो कॉम्प्लेक्स नंबर। उसी कॉम्प्लेक्स को दो भागों में तोड़ दिया, एक हो गया रियल नंबर, एक हो गया इमेजिनरी नंबर। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है, जो हमारे पेपर के अंदर आने वाला है, वो क्या आने वाला है? वो ये आने वाला है कि भाई रियल नंबर क्या है। ये है सबसे इंपॉर्टेंट, और इसी का वर्गीकरण अपन को देखना है। ठीक है भाई। अगर हम बात करें रियल नंबर को, तो रियल नंबर को हम दो बराबर भागों में तोड़ देंगे। रियल नंबर को एक हमने तोड़ा किस में, जिसको हमने कहा इंटीजर। और यहां से सवाल तुम्हारे पेपर में आ जाएगा, और आता भी है पूर्णांक, जिसको हम क्या कहते हैं, पूर्णांक। और एक होता है डेसिमल, जिसको हम कहते हैं दशमलव, डेसिमल। हमने इसको दो बराबर भागों में तोड़ दिया, या हमने दो भागों में इसको वर्गीकृत किया। और वर्गीकृत किया तो क्या हुआ भाई? ये हो गया इंटीजर और ये हो गया डेसिमल, जिसको दशमलव कहते हैं और इसको इंटीजर कहते हैं। अगर हम इंटीजर की बात करें तो इंटीजर का मतलब क्या हुआ? इंटीजर का मतलब ये हुआ पूरा अंक। नाम से समझ में आ रहा है, पूर्णांक। संधि विच्छेद करोगे तो कतई समझ में आ जाएगा क्या? ठीक है, कतई समझ में आ जाएगा क्या कि भाई पूर्ण अंक, पूरा अंक जो होता है वो पूर्णांक कहता है, मतलब एक दो तीन चार पांच। तो अगर हम इंटीजर की बात करें तो मैं आपसे कह दूं कि भाई माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक अगर हम कहें तो आप बोलोगे सर क्या है? मतलब प्लस और माइनस, माइनस इंफिनिटी से लेके जीरो और प्लस इंफिनिटी तक जितने भी ये नंबर दिख रहे हैं, बट पूरे नंबर, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, -1 -2 -3 -4 -5, डेसिमल नहीं होना चाहिए। तो हमने डेसिमल इधर कर दिए और इंटीजर इधर कर दिए, ये दो अलग अलग हो गए नंबर। ये रियल नंबर के अंदर का ही पार्ट है, ये हो गए दशमलव और ये हो गए इंटीजर। अगर हम इंटीजर को कहें तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है भाई? एक नेगेटिव दिख रहा है, एक पॉजिटिव दिख रहा है और एक जीरो दिख रहा है। आ रही है बात समझ में? अब बात करते हैं भाई डेसिमल की। तो डेसिमल को अगर हम अच्छे से पढ़ें तो मैंने आपसे कहा कि भाई डेसिमल को अगर मैं लिखूं, अलग अलग तरीके से लिख दूं, जैसे मैंने लिख दिया 0.5 ऐसे लिख दिया एक, या मैंने लिख दिया 0.3333 ऐसे लिख दिया, या मैंने लिख दिया 0.12347 ऐसे कर दिया। तो आप मुझे बताओ, क्या ये तीनों के तीनों दशमलव तो हैं? क्या इन तीनों में कुछ अंतर है? ये तीनों ही दशमलव है, ये भी दशमलव है, ये भी दशमलव है, ये भी दशमलव है। डेसिमल नंबर तो तीनों है, लेकिन इनमें अंतर क्या है मुझे आप बताओ। आप में से कितना बच्चा इसको देखेगा? यही आपको समझना होगा। यही आपके एग्जाम में डीपली पूछ लिया जाता है कि भाई ये क्या है, दशमलव तो हैं बट इसके प्रकार कैसे होते हैं, वो अपन नेक्स्ट स्लाइड पे समझते हैं। तो हम यहां पे लिखते हैं क्या, डेसिमल। दशमलव। तो दशमलव को हम दो बराबर, हमने यहां पे इसको क्या किया, दो भागों में वर्गीकृत किया। एक मैंने क्या लिखा, जिसको मैंने बोला टर्मिनेटिंग डेसिमल, और एक को बोला नॉन टर्मिनेटिंग। आज तक बच्चों को इसमें कंफ्यूजन बना हुआ है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। आज तक बच्चे इसमें कंफ्यूज हैं कि टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। ठीक है भाई।
आप जब इसको हिंदी में लिखते हो तो कई इसके शब्द होते हैं। एक बोलते हैं भाई शांत दशमलव कहते हैं इसको, और इसको बोलते हैं अशांत दशमलव। इसको बोलते हैं अवसानी, और इसको बोलते हैं अनावसानी। कहीं भी आपने पढ़ा होगा तो इस तरीके से बोला जाता है इनको। शांत और अशांत दशमलव भी कहते हैं, अवसानी और अनावसानी भी कहते हैं। मैंने आपको बोला कि भाई दशमलव को हम दो बेसिक क्या कर रहे हैं, वर्गीकृत कर रहे हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिए, मैं उन्हीं एग्जाम्पल को दोबारा लिख देता हूं। एक मैंने लिखा 0.5, एक मैंने लिखा 0.3333, और एक मैंने लिखा 0.123465 ऐसे करके मैंने लिख दिया। अब मैंने यहां पे 3 डेसिमल नंबर लिखे, एक ये लिखा, एक ये लिखा और ये लिखा। अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल में कौन सा टर्मिनेटिंग है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है, ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। बताइए मुझे कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है। देखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब होता है शांत दशमलव जिसको हम परिवर्तित कर सकते हैं, जिसको हम बदल सकते हैं। मैंने क्या कहा, टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब होता है जिसे हम बदल सकते हैं, जिसकी फॉर्म को चेंज कर सकते हैं, वो क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा, जिसे हम चेंज कर पाए। और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब है जिसको हम किसी भी तरह से चेंज नहीं कर सकते, उसको हम बदल नहीं सकते, उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, वो क्या कहलाता है, नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपने यहां पे देखा तो आपने बोला कि सर ये वाला टर्मिनेटिंग है और ये भी टर्मिनेटिंग है, ये दोनों के दोनों क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये भी आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये भी आपका टर्मिनेटिंग, मतलब अशांत क्या है। अगर अपन नॉन टर्मिनेटिंग बोले तो आप बोलोगे सर ये एग्जाम्पल आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का, इसे हम चेंज नहीं कर सकते। अब चेंज क्यों नहीं कर सकते, अब ये समझो। रीजन तो ये है, चेंज कर सकते हैं और नहीं कर सकते। एक को परिवर्तित कर देंगे, एक को नहीं कर पाएंगे। अब ऐसा क्यों क्यों नहीं कर पाएंगे, ये भी तो सवाल है। वो इसलिए है, उसका रीजन सिंपल सा ये है कि अगर आप इस डेसिमल को देख रहे हो, जैसे ये डेसिमल दिख रहा है आपको, तो आप बोलोगे सर यहां पे मुझे अंक रिपीट होते नजर आ रहे, यहां पे आवर्ती हो रही है, यहां पे क्या हो रही है, आवर्ती। इसे क्या बोलेंगे, आप बोलोगे सर यहां पे 0.333 को रोक के हम 3 बार लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो ये कौन सा दशमलव हो गया, बताओ मुझे। और बार को जब हटाते हैं, बार को जब हटाएंगे तो इसके नीचे क्या आ जाएगा, 9, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/3। इसका मतलब 0.33333 ऐसे जो लिखा हुआ था, क्योंकि ये रिपीट हो रहा था, तो ये क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर ये एक रिपीटिंग डेसिमल है, रिपीटिंग या रिकरिंग, रिपीटिंग और रिकरिंग, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, आवर्ती, क्योंकि इसकी पुनरावृत्ति हो रही है। तो 0.3333 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.3 बार, और इसको चेंज करके 3/9, 1/3 वैल्यू आ जाएगी, तभी इसको टर्मिनेटिंग कहा गया। अब ये जो डेसिमल है ये क्या था, रिपीटिंग और रिकरिंग था। अब मुझे कोई एक बच्चा बताए ये क्या है, क्या इसे चेंज कर सकते हैं, आप बोलोगे सर क्यों नहीं कर सकते सर, इसको पॉइंट हटाएंगे, 5/10, इसका मतलब 0.5 का मतलब 1/2, हमने क्या लिख दिया, 0.5 को क्या लिख दिया, 1/2। अभी हम समझाएंगे इसके नीचे 9 कैसे आ रहा है, वो भी हम समझाएंगे। बार को हटाने के बाद 9 कैसे आया, वो भी हम समझाएंगे। अभी ये समझ लो कि इसके फॉर्मेशन को हम चेंज कर पा रहे हैं, अभी बता रहे हैं 9 कैसे आ रहा है। अब ये क्या हुआ, 5/10, इसका मतलब 1/2, देखो चेंज हो गया भाई। अब बात यह है कि अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, क्या, देखो जैसे मैंने क्या बोला, रिपीटिंग और रिकरिंग, ये वाले डेसिमल क्या है, रिपीटिंग हो रहे हैं, रिकरिंग हो रहे हैं, बार बार आ रहा है, तो मैंने बोला आवर्ती। अब इसको देख के बताना जरा, इसको देख के बताओ, 1 2 3 4 5 6, आप बोलोगे क्या ये रिपीट हो रहा है, मित्रों क्या ये रिपीट हो रहा है, बिल्कुल नहीं, ये तो रिपीट ही नहीं हो रहे। तो इसको, ये एग्जाम्पल किसका है, आप बोलोगे सर नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग,
वो सॉरी नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग, यहां पे कुछ भी नहीं हो रहा, ना तो रिपीट हो रहा है और ना ही रिकर हो रहा है। रिकर और रिपीटिंग एक ही बात है। बात आ रही है समझ में? बोलो भाई। नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग है, यहां पे कुछ भी रिपीट कुछ भी रिकरिंग नहीं हो रहा है, तो इसको आवर्ती कहते हैं, इसको अनावर्ती कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? दशमलव, अनावर्ती दशमलव। मुझे तो ये बताओ कि भाई ये वाला डेसिमल रिपीटिंग है कि नॉन रिपीटिंग है? बताओ जरा। ये दोनों में तो क्लियर हो गया, ये वाला डेसिमल नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग है, ये वाला डेसिमल रिपीटिंग और रिकरिंग है, ये तो क्लियर है। मुझे इसका बताओ, ये रिपीटिंग है कि नॉन रिपीटिंग है? बताओ जल्दी से। तो मजा आए, तो लगे कि हाँ तुमने बचपन में पढ़ाई करी, स्कूल में क्या किया तुमने, क्यों, कब से नहीं पढ़ी मैथ? बच्चा पूछ रहा है रिकरिंग मतलब क्या? रिकरिंग, रिकरिंग मतलब प्यार बेटा, जो बार बार होता है। रिकरिंग मतलब अंक जो बार बार आ रहा है, जैसे ये अंक बार बार आया, 3 3 3 3। यहां पे एक भी अंक बार बार नहीं आ रहा, एक भी अंक दोबारा नहीं आया, यहां पे अंक दोबारा आ रहा है, उसी को अपन कहते हैं रिकर होना, रिपीट होना, है ना? यहां पे अंक नहीं आ रहा, तो ये क्या है? ये रिकरिंग क्या है बेटा? प्यार ही है ये, जो बार बार आ रहा है, बार बार हो रहा है। नॉन रिपीटिंग है कि रिपीटिंग है? अगर एक एग्जाम्पल आ जाए तुम्हारे पेपर के अंदर, 0.5 क्या है? टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ऐसे चार ऑप्शन आ जाएं कि 0.5 क्या है, किसका एग्जाम्पल है, तो क्या बोलोगे भाई? बोलो बोलो, कुछ तो बोलो। आप बोलोगे 0.5 क्या है? 0.5 आपका रिपीटिंग डेसिमल है। 0.5 आपका रिपीटिंग और रिकरिंग है। 0.5 आपका क्या है? रिपीटिंग डेसिमल है, इज ए एग्जाम्पल ऑफ रिपीटिंग डेसिमल। क्यों? उसका रीजन, कई बच्चे बोल रहे होंगे सर ये कैसे हो गया, आप बताओ सर ये कैसे हो गया। ये ऐसे हो गया कि अगर 0.5 लिखा है, कंफ्यूज मत होना, 0.5 लिखा है, अगर इस 5 के आगे मैं कितने भी शून्य लगा दूं, कितने भी शून्य लगाता चला जाऊं, इसकी वैल्यू पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसकी वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आ रही है बात समझ में? इसकी वैल्यू पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। डन है भाई? तो इसका मतलब ये किस श्रेणी में चला गया? ये रिपीटिंग की श्रेणी में चला गया, है ना? हाँ या ना? ठीक है। तो अभी तक हमने क्या समझा? अभी तक हमने दो बातें समझी कि टर्मिनेटिंग, ओहो ये हमने क्या कर दिया, हे ईश्वर, हे प्रभु, हे जगन्नाथ, ये क्या हुआ? गलती से मिस्टेक हो गई बेटे, हमने नॉन टर्मिनेटिंग होता है ये, हमने इसको टर्मिनेटिंग की श्रेणी में रख दिया ना भैया। ठीक है, अब ठीक है ना? ओके। तो आपने देखा कि तीन एग्जाम्पल आपको देखने को मिले, यहां पे आपके सामने तीन एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल क्या है? ऐसा डेसिमल जो कि टर्मिनेटिंग है, ऐसा डेसिमल जो कि टर्मिनेटिंग है, आपको दिख रहा है? ऐसा डेसिमल, डेसिमल जो कि टर्मिनेटिंग है और साथ में रिपीटिंग है। ऐसा डेसिमल जो नॉन टर्मिनेटिंग है, साथ में रिपीटिंग है। और ऐसा डेसिमल जो नॉन टर्मिनेटिंग है और साथ में नॉन रिपीटिंग है। तीन डेसिमल देखे आपने। अब ये तीन केस हो गए। एक केस क्या हो गया? टर्मिनेटिंग, और टर्मिनेटिंग के साथ क्या है? रिपीटिंग, या हम उसको रिकरिंग कह सकते हैं। एक हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, और उसके साथ में क्या है? रिपीटिंग। और तीसरा हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, मैं इसको हिंदी में भी लिख दूंगा, एंड नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग, एक ही बात है ना?
अगर रिपीटिंग लिखा हो या रिकरिंग लिखा हो एक ही बात है। मैं इसके नीचे लिख देता हूं, रिकरिंग और या ठीक है, एक ही बात है। नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग लिखा हो, मेरी बात समझना। अब मैं अगर इसकी हिंदी लिख दूं, आपके सामने पहला क्या लिखा है, पहली ऐसी कैटेगरी, दूसरी कैटेगरी और तीसरी कैटेगरी, ये तीन प्रकार के दशमलव होते हैं। ये तीन प्रकार के दशमलव होते हैं। एक दशमलव शांत या लिखा होगा अवसानी और आवर्ती। दूसरा अशांत दशमलव या आप बोल सकते हो अनावसानी और आवर्ती। तीसरा क्या हो गया, अशांत दशमलव या अनावसानी और अनावर्ती। अगर इन तीनों डेसिमल की हम बात करें, जिनके हमने तीन एग्जाम्पल दिए, पहला एग्जाम्पल क्या था, इसका एग्जाम्पल था 0.5, इसका एग्जाम्पल हमने दे दिया 0.3333 और इसका एग्जाम्पल हमने कुछ लिख दिया 0.12345 और ये भी चलता जा रहा है। अब इसको समझना है कि इसके फॉर्म को मैंने चेंज कर दिया। इसके फॉर्म को चेंज करके हमने लिखा 1/2, इसके फॉर्म को चेंज करके लिखा 1/2। क्या हमने इसका फॉर्म चेंज कर पाया? नहीं कर पाया। इन दोनों फॉर्म को हमने चेंज कर दिया। किस में कर दिया? एक फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। तो ऐसे फ्रैक्शन में जिसमें अपन ने चेंज क्या किया, P अपॉन Q, जहां पर Q डज नॉट इक्वल टू 0, हमने इन दोनों डेसिमल में क्या चेंज कर दिया, 1/2 और 1/3 पे चेंज कर दिया। हमने फ्रैक्शन में इसको चेंज कर दिया, P अपॉन Q के फॉर्म में चेंज किया, जहां पर Q 0 के बराबर ना हो। ऐसे को हम क्या कहते हैं, इसी नंबर को हम कहते हैं रैशनल नंबर, जिसको हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्या से हम क्या समझ गए, आप मुझे बताओ। परिमेय संख्या का मतलब क्या हो गया? परिमेय संख्याओं का मतलब हो गया ऐसी संख्याएं जिन्हें हम परिवर्तित कर पा रहे हैं। किसमें परिवर्तित कर पा रहे हैं भाई? ऐसी संख्याएं जिसको हम परिवर्तित कर पा रहे हैं। किसमें परिवर्तित कर पा रहे हैं? इसमें P अपॉन Q के फॉर्म में परिवर्तित कर पा रहे हैं। ऐसी संख्याएं जिसको हम किसमें फॉर्म में चेंज कर पा रहे हैं? P अपॉन Q के फॉर्म में चेंज कर पा रहे हैं, जहां पर Q 0 के बराबर ना हो, वही कहलाते हैं रैशनल नंबर। और आप इस संख्या को देख पा रहे हैं, इसको हम किसी भी तरीके से भिन्न में परिवर्तित नहीं कर सकते। हम इसको P अपॉन Q के फॉर्म में एक फ्रैक्शन इसका नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है, अशांत है, और ऊपर से क्या है, आप बोलोगे नॉन रिपीटिंग, इसको तो चेंज ही नहीं कर सकते, 0.0। तो इसे क्या कहेंगे? ऐसे को जिसे हम चेंज ना कर पाए वो क्या कहलाता है? उसे हम कहते हैं इरेशनल नंबर, जिसको हिंदी में बोलते हैं अपरिमेय संख्या। तो भाई परिमेय और अपरिमेय संख्या का बेसिक अंतर समझ में आ गया। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। आपके यूपी टेट सी टेट में कई बार सवाल आया और केवल ये आया, टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल क्या होते हैं। यूपी टेट 2018 का पेपर उठा के देखो, उसमें सीधे सीधे ये सवाल आया है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल क्या होते हैं, और आपको 4 ऑप्शन दे दिए। तो उसका मतलब आंसर क्या होगा, ये दोनों प्रकार के डेसिमल रेशनल नंबर कहलाएंगे, क्योंकि इनको चेंज किया जा सकता है। और इस पे तो बहुत, ये सेकंड नंबर वाला है ना, इस पे तो स्टार लगा लो, इस पे तो डायरेक्ट आपका सवाल आ जाता है। आ रही है बात समझ में? तो ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल क्या कहलाएंगे, रेशनल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल क्या कहलाएंगे, रेशनल नंबर। आ रही है बात समझ में? हाँ या ना, यस और नो। एग्जाम्पल मैंने लिख दिया 0.5, 0.3333 और ये। अब बढ़ते हैं आगे।
अब बात करते हैं अपन सेकंड वाले टाइप की, जो हम सेकंड वाला टाइप देख रहे थे, जिसमें हमने लिख दिया 0.3333, ये क्या होता है भाई, और इसको हमने चेंज कैसे कर दिया। हम इसको लिख किस में सकते थे, 0.3 बार हमने लगा दिया, और बार जब हटा तो देखो बार हटेगा तो बार की जगह क्या होगा, आप बोलोगे सर हर में, या आप बोल सकते हो 9 आता है बार को हटाने पर। आप बोलोगे सर ये 3/9 हम कैसे लिख पा रहे हैं, हाउ। बात तो यही है, बच्चा यही समझना चाह रहा है कि सर आपने ये 3/9 कैसे लिख दिया। ये कैसे लिखा, इसका बेसिक समझो, इसका हम बेसिक समझते हैं, आपको स्कूल में पढ़ाया भी गया है। मैंने मान लिया x बराबर, एक वेरिएबल ले लिया, x a b c d कुछ भी मान लो, मैंने बोला x इज इक्वल टू कितना है 0.333333, ये तो चलता चला जाएगा ऐसे। ठीक है भाई, क्लियर है। अब आपको पता होगा कि अगर मैं दशमलव को इधर इस तरफ मूव करूं, या मैं दशमलव को इस तरफ मूव करूं तो क्या होता है। अगर हमने दशमलव को इधर मूव किया तो प्रति अंक, पर डिजिट, प्रति अंक क्या करना होता है, डिवाइडेड बाय 10। और अगर मैं दशमलव को इस तरफ मूव करूं तो प्रत्येक अंक से मेरे को 10 को गुणा करना पड़ेगा, प्रत्येक अंक का। तो आप देख पा रहे हो सर, ये अगर मैं दशमलव को इधर ले आऊं तो मैं अगर ऐसे लिख दूं 3.3333, तो क्या हुआ, आप बोलोगे सर 10 का भाग हो गया, हाँ या ना, क्लियर है। अगर मैं दशमलव को इधर ले गया तो एक अंक के हिसाब से 10 का भाग, 2 अंक पे ले जाता तो 2 10 का भाग, 3 अंक पे ले जाता तो 3 जीरो आ जाते। या मैं 10 का मल्टीप्लाई कर देता, इधर भी 10 का मल्टीप्लाई, इधर भी 10 का मल्टीप्लाई, तो भी पॉइंट इधर चला जाता। तो देखो 10 का मल्टीप्लाई इधर हो गया तो 10x इज इक्वल टू, ये क्या हो गया 3 पॉइंट। अगर मैं पॉइंट के बाद प्लस लगा के, या मैं ऐसे लिख दूं 3 प्लस 0.33, तो क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता, 3.333333 को मैं 3 + 0.3333 ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसकी वैल्यू तो पहले हमने x मान रखी है, तो ये क्या हो गया x, तो 10x इज इक्वल टू 3 + x, x आ गया इधर, तो 9x इज इक्वल टू 3, और x इज इक्वल टू 3/9, 1/3। ये देखो ये हो गया इसका बेसिक। जो हम सीधे सीधे डायरेक्ट यहां पे लिख रहे हैं वो हमने बेसिक से आपको समझा दिया कि बार अगर हटेगा, अगर इसके ऊपर एक बार है तो ये आ जाता है। यहीं पे आपने सीधे समझ लिया कि अगर बार है तो आप समझ लीजिए, अगर आप बार को हटाएंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर की बात हो रही है, आपको पता है एक क्या होता है, न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है, जिसको हम हर कहते हैं। डिनोमिनेटर, अब डिनोमिनेटर में क्या होगा भाई, प्रति बार जो भी बार हटाएंगे हमारा क्या जाएगा 9। अगर मान लीजिए कोई नंबर ऐसे लिखा है, जैसे मैंने लिख दिया 0.12 बार, अगर 2 अंकों पे बार लगाए तो इसको जरा चेंज करके बताना, बताओ भाई 0.12 बार क्या होगा। आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 12/99, क्योंकि 2 अंकों पे बार है तो 2 अंकों के बार का 2 बार 9 आ जाएगा। ठीक है भाई, इसको कट कर दोगे तो भी आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3 चौक 12, 4/33, है क्या नहीं भाई, हाँ या ना। अगर आप बताओ इस सवाल में अगर मैं ऐसे लिख देता 0.2 बार, इसका क्या होता। मैंने यहां एक अंक पे बार लगाया है, ठीक है। वैसे तो आपके एग्जाम में आता नहीं है, लेकिन अगर आ जाए, मान लो छोटा सा ही सवाल आ जाए, बच्चों सा सवाल आ जाए, जैसे ये है देखो बच्चों वाला सवाल है, 2 अंकों पे बार लगाए तो क्या होगा। अब यहां एक अंक पे बार लगाए, एक अंक पे बार नहीं लगा, तो भाई जिस पे बार लगा है उसका 9 लिखोगे, और जिस पे बार नहीं लगा 9 बार, जिस पे बार नहीं लिखा उसमें क्या करना होगा, डिनोमिनेटर की जगह 0 लिखना होगा। इसका मतलब इसे कैसे करोगे, टोटल नंबर कितना हुआ 12,
12 में से जिस पे बार नहीं लगा उसे करोगे माइनस, और नीचे डिनोमिनेटर क्या बनेगा, इस पे लगाए बार, इसका 9, जिस पे नहीं लगा उसका 0। आंसर आ जाएगा 11/90। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करना सीखिएगा। ठीक है भाई, डन है भाई, ओके। वैसे तो आपके एग्जाम में आते नहीं है, लेकिन अगर मान लो एक छोटा सा ये नंबर आ जाए और इस नंबर का आपको फ्रैक्शन बनाना हो, तो कैसे करोगे, 11/90 सवाल का उत्तर होगा। डन है भाई, चलो एक और सवाल लिख दूं। 1 2 3, और मैंने इस पे बार लगा दिया 3 पे। तो आप बोलोगे सर कैसे करोगे, टोटल नंबर लिखोगे 123, ये हो गया टोटल नंबर। जिस पे बार नहीं है, कितने पे नहीं है, 12 पे, तो 12 करोगे इसमें से माइनस, बटे में क्या आएगा, कितने पे बार है, एक अंक पे बार है तो उसका आया 9। कितने पे बार नहीं है, एक और दो, इसकी जगह आ गए 2 जीरो। 123 में से 12 चले गए, 111/900। ये सवाल का उत्तर है। तो कृपया करके अगर सवाल ऐसा आ जाए तो उसको तुम सॉल्व कर पाओ। ठीक है, यहां पे खत्म होता है आपका डेसिमल। डेसिमल हमने देखे 3 प्रकार के डेसिमल थे। एक था भाई टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, एक था नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, और एक था नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। मैं दोबारा आपको दिखा देता हूं, ये लो दोबारा इसको समझ लो। ये 3 प्रकार के हमने पढ़े, और ऐसे ही स्टेटमेंट आ जाते हैं, इसको समझ लेना। यहां पे मैंने क्या बोला, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कौन सा नंबर है, वह इरेशनल नंबर का मतलब ऐसी संख्या जिसे P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं बदला जा सकता, परिवर्तित नहीं किया जा सकता। रेशनल नंबर क्या है, ऐसी संख्या जिसे P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, वो रेशनल कहलाता है। आ रही है बात समझ में, दोनों में बेसिक फर्क समझ में आ गया। अगर मैं इसका एग्जाम्पल बोलूं कि भाई इसका एग्जाम्पल क्या है, तो आप बोलोगे सर इसका एग्जाम्पल है अंडर रूट के अंदर 2, अंडर रूट के अंदर 3, अंडर रूट के अंदर 5। ये इसके एग्जाम्पल है, और इसका एक सबसे प्रचलित एग्जाम्पल है, और वो है किसका सिंबल, पाई का। अगर पाई का सिंबल आ जाए, अगर चिन्ह आ जाए पाई का, तो आप बोलोगे सर पाई क्या है, पाई एक इरेशनल नंबर है। और जब हम अपने सवालों को सॉल्व करते हैं, आपने देखा होगा पाई के स्थान पर एक वैल्यू रखी जाती है 22/7। बेटा 22/7 पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है 22/7, अप्रोक्स वैल्यू है। जब तुम 7 से 22 का भाग करोगे तो एक वक्त के बाद संख्या या अंक रिपीट हो जाएगा, तो ये किस में चला जाएगा, रिपीटिंग डेसिमल में चला जाएगा। अगर सिर्फ पाई लिखा हो तो आप बोलोगे इरेशनल नंबर, अगर पाई लिखा हो तो क्या कहोगे, इरेशनल नंबर। और पाई की जो अप्रोक्स वैल्यू है 22/7, ये क्या हो गया, ये क्योंकि ये किस में बन गया, P अपॉन Q में, तो ये क्या है, रेशनल नंबर। दोनों में बेसिक फर्क समझ में आ रहा है। 22/7 P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा है तो ये क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर। और ये किस में लिखा है तो ये क्या कहलाएगा। आ रही है बात समझ में, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब एक पॉइंट लिखो, पॉइंट नंबर 1, अगर रैशनल के साथ चाहे प्लस करो या माइनस करो इरेशनल का, मतलब परिमेय संख्या के साथ अपरिमेय संख्या को चाहे जोड़ो, परिमेय संख्या के साथ या प्लस माइनस करो अपरिमेय संख्या का, तो भाई क्या होगा, बताओ मुझे, सदैव क्या बनेगा, रैशनल के साथ इरेशनल को चाहे जोड़ो, चाहे रैशनल के साथ इरेशनल को घटाओ, चाहे इसमें से इसे जोड़ो या इसमें से इसे घटाओ, कुछ भी करो, हमेशा क्या बनेगा, इरेशनल नंबर। इस बात को याद रखना, बड़ा ही खतरनाक नंबर है इरेशनल। इसे तुमने टच किया वैसा ही तुम्हें बना लेगा। अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। ठीक है भाई, अगर मान लो इन दोनों को आपस में गुणा कर दो, रैशनल नंबर का गुणा कर दो इरेशनल में, तो क्या होगा भाई, आप बोलोगे सर तो भी ये क्या बन जाएगा, इरेशनल। अगर परिमेय संख्या का
गुणा कर दिया अपरिमेय संख्या से, तो क्या बन जाएगा? अपरिमेय संख्या। क्या ये बात समझ आ रही है? बोलो हाँ या ना। जैसे एग्जाम्पल क्या है इसका, अगर मैं एग्जाम्पल आपको दे दूं तो आप मेरे को √6। अब √6 को अगर तुम देखोगे तो देखो 4, √6 नहीं, √12 कर लो। √12 का मतलब होगा 4 तिया 12। इसका मतलब अंडर रूट के अंदर क्या है? 4 और 3। 4 तो स्क्वायर हो गया 2 का, तो √12 को तुम क्या लिख सकते हो? 2 बाहर आ गया अंडर रूट के, और अंदर क्या बचा? 3। तो ये क्या हो गया? 2। अगर मैं सिर्फ 2 की बात करूं तो 2 तो एक रैशनल नंबर है। 2 क्या है? एक रैशनल नंबर। और √3 क्या है? इरेशनल नंबर। तो तब इन दोनों का प्रोडक्ट हुआ, जब ये दोनों आपस में गुणा हो गए तो ये दोनों मिलके एक संख्या बनाएंगे जो कि क्या कहलाएगी? इरेशनल कहलाएगी। आ रही है ये पॉइंट? बात समझ में आ रही है? बोलो है कि नहीं? हाँ या ना। चलो एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मैंने लिखा √4। मुझे बताओ √4 क्या है? √4 रैशनल है कि इरेशनल है? बताओ। √4 क्या है? रैशनल है कि इरेशनल है? जल्दी बताओ। √4 क्या है? रैशनल है कि इरेशनल है? बताओ। भगवान कसम है, जल्दी बताओ। भगवान कसम चढ़ा दूंगा मैं। क्लास का टाइम डेली यही रहेगा 12:45। किसी भी तरह का परिवर्तन अगर होता है आपकी क्लास की टाइमिंग में तो बच्चों हम बता देंगे आपको। आप मेरे को अपना नंबर दो, मैं आपके घर आता हूं, मैं घर आके बता दूंगा। और बताओ, टेंशन क्यों ले रहे हो? अगर √4 इज अ एग्जाम्पल ऑफ, बताओ भाई किसका एग्जाम्पल है? √4 क्या है? आप बोलोगे सर √4 का मतलब हो गया 2, और अंडर रूट के बाहर मतलब +-2, और ये क्या कहलाएगा? रैशनल नंबर। मैंने आपसे कहा परिमेय संख्या। मैंने क्या कहा भाई? मैंने आपसे कहा परिमेय संख्याएं वह संख्याएं होती हैं, फिर से सुनो, जहन में बसा लो इस बात को। परिमेय संख्याएं वह संख्याएं हैं जिसको हम परिवर्तित कर सकें। किसमें परिवर्तित कर पाए? P/Q के फॉर्म में लिख पाए। रिटर्न इन अ फॉर्म ऑफ P/Q। आप तो बस ऐसे समझ लो, रिटर्न इन अ फॉर्म ऑफ P/Q, जहां पर P डज नॉट इक्वल टू 0। जिन्हें P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, बस ऐसे समझ लो। रैशनल नंबर क्या है? ऐसी संख्याएं हैं जिन्हें P/Q मतलब फ्रैक्शन बनाया जा सकता है, जिनका डेसिमल का, वो क्या कहलाएंगे? परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। अब आप बोलोगे सर ये तो 2 है, तो बेटा 2 के नीचे अगर मैं 1 लिख दूं तो कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर √9 होता तो भी वो परिमेय संख्या होती, √16 होता तो भी परिमेय संख्या, √25 होता तो भी परिमेय संख्याएं होती। होती कि नहीं होती? आ रही है बात समझ में? और आप बोलोगे सर ये तो लेकिन 2 है, 2 तो इंटीजर होता है, तो इसका मतलब यहां पे नोट डाल के एक लाइन लिख लीजिए। क्या? ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। नोट डाल के क्या लाइन लिख ली? सभी के सभी, तो हम क्या बोलेंगे? सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होते हैं। सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होते हैं। सभी पूर्णांक क्या है? परिमेय संख्याएं। बस इस पॉइंट को याद रखना। अब कई बच्चे पूछते हैं सर रैशनल नंबर क्या है? क्या जीरो क्या है? आपसे आपसे कई लोग बोलते हैं भैया जीरो क्या है? जीरो। अब जब सारे के सारे पूर्णांक ही रैशनल नंबर हैं तो जीरो तो पूर्णांक है ही है,
तो 0 भी क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। पीडीएफ कहां मिलेगी, पीडीएफ उस पर क्लिक करोगे, उस पर मिलती है पीडीएफ। चले भाई आगे बढ़े, आगे इस पॉइंट को और समझें। यहां तक तो क्लियर है।